Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, today on this platform of Darshanik IAS, we are going to discuss part of ethics paper related to philosophers. So guys, philosophers and thinkers and reformers are very important part of your ethics paper. और उसमें भी जो फिलोसोफर थिंकर्स है उसमें आपका जो इथिक्स का सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक फिलोसॉफी पार्ट, एक साइकोलॉजी पार्ट और एक एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स का पार्ट। तो इसमें जो फिलोसॉफी का पार्ट है उसमें बहुत सारे थिंकर्स आपको पढ़ने, नॉर्मेटिव इथिक्स का जो हेडिंग है या ब्रांच है उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं इथिक्स की, दैट इज वर्च्यू इथिक्स, सद्गुण नैतिकता, देन परिणामवादी नैतिकता दैट इज कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, कर्तव्यवादी नैतिकता दैट इज deontology, and then John Locke's theory of rights, then moral intuitionism, moral existentialism, and a lot of thinkers are there under these theories or under these subheadings. So today I am going to discuss with you, okay, one small philosophical concept from virtue ethics, okay, of Aristotle. So virtue ethics is very important branch of ethics, and in virtue ethics, you know, there are many thinkers like Aristotle, Plato, Socrates, Epicurean, Stoic, Buddha, Mahavira, even Gandhi. Many thinkers will come under virtue ethics who advocated some virtues that you must develop, you should develop in your life. Now in virtue ethics that we are going to discuss, that is Aristotle virtue ethics. And virtue ethics का purpose और core idea है सद्गुण नैतिकता, और सद्गुण लोगों में डेवलप करो, विकसित करो। जितने ज्यादा सद्गुण आप लोगों को सिखा पाओ, ओके, और उनमें ये डेवलप करो तो पूरी सोसाइटी ही एक इथिकल बन जाएगी। और इसलिए वर्च्यू इथिक्स का कहना है दैट इनकलकेटिंग वर्च्यूज, डेवलपिंग वर्च्यूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर एक बार आप लोगों में वर्च्यूज डेवलप कर पाओ, देन आपको कोई लॉस की भी जरूरत नहीं, रूल्स की जरूरत नहीं, रेगुलेशंस की जरूरत नहीं, कोई ड्यूटीज फिक्स करने की जरूरत नहीं। ओके, अच्छे इथिक्स वाले लोग, अच्छी मोरालिटी के लोग, अच्छी नैतिकता वाले लोग, सद्गुण वाले लोग, वो हर सिचुएशन में, हर जगह पे अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, अच्छा ही काम करेंगे, हमेशा नैतिकता के साथ ही बिहेव करेंगे। और इसलिए इनका कहना था कि दुनिया में पूरी एक वर्चुअस सोसाइटी बनाओ, ओके, डेवलप वेरी गुड वर्चुअस सोसाइटी। रास्ते पे चलने वाला हर आदमी अगर गौतम बुद्ध है, रास्ते पे चलने वाला हर आदमी अगर गांधी अंबेडकर है, देन वी डोंट नीड लॉज, वी डोंट नीड इवन कॉन्स्टिट्यूशंस, वी डोंट नीड इवन एनी रूल्स एटसेट्रा, बिकॉज ये सारे लोग in every situation, irrespective of time, situation, context, वो हमेशा अच्छा ही काम करेंगे। They will always act ethical, they will behave in ethical manner. तो ये जो वर्च्यू इथिक्स है उसमें फिर एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस सब ने अलग अलग वर्च्यू दिए। तो इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू एक स्मॉल कंसेप्ट ऑफ एरिस्टोटल दैट ही एडवोकेटेड, दैट इज गोल्डन मीन, सुवर्ण मध्य सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। तो ये जो गोल्डन मीन कंसेप्ट है, सुवर्ण मध्य सिद्धांत, व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो मैं उसकी पहले थोड़ी बहुत बैकग्राउंड देता हूं एंड देन विल गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस कंसेप्ट। सो ये जो गोल्डन मीन है, सो एरिस्टोटल्स की थ्योरी में देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड यूडेमोनिया, ओके, यूडाइमोनिया। सो एरिस्टोटल का जो इथिक्स है उसको नाइकोमेकियन इथिक्स बोला जाता है। और ये जो नाइकोमेकियन इथिक्स है इसमें एरिस्टोटल ने एक चीज पे बहुत बात की है, यूडेमोनिया। और यूडाइमोनिया अगर इंडियन लैंग्वेज में हम सोचे तो उसको बोला जाता है मोक्ष, सुखी समृद्धि जीवन, सफल जीवन, परिपूर्ण जीवन, ओके, एक अच्छी लाइफ कैसे जिए, गुड लाइफ कैसे जिए। सो यूडेमोनिया इन शॉर्ट इन इंग्लिश आप उसको गुड लाइफ बोल सकते हो, या इंडियन लैंग्वेज में उसको मोक्ष के अंडरस्टैंडिंग से देख सकते हो। तो हर वर्च्यू इथिक्स में हर थिंकर ने अपना अपना अंडरस्टैंडिंग दिया यूडेमोनिया का, क्या यूडेमोनिया होगा, क्या गुड लाइफ होगा। तो इसमें फिर गौतम बुद्ध ने कहा बुद्धत्व प्राप्त करो, एनलाइटनमेंट, महावीरा ने कहा कैवल्य ज्ञान प्राप्त करो, ओके, देन भगवद गीता में कृष्णा ने कहा संतुलित जीवन, संतुलित जीवन से स्थित प्रज्ञ होकर संतुलित जीवन जीना, यही अल्टीमेट गोल है, और अपने कर्तव्य करते रहना। फिर उसके बाद प्लेटो ने 4 कार्डिनल वर्च्यू की बात की। सोक्रेटिस ने कहा नॉलेज इज वर्च्यू, आप नॉलेज डेवलप करो तो आपका लाइफ में देयर विल बी यूडेमोनिया, गुड लाइफ, देयर विल बी हैप्पी लाइफ। और फिर अलग अलग इंडियन फिलोसॉफी में भी अलग अलग आइडियाज है। योगा फिलोसॉफी का कहना था इफ यू वांट यूडाइमोनिया, गुड लाइफ, मोक्ष, देन फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग। एंड फिजिकल वेलबीइंग के लिए यम, नियम, आसना, प्राणायाम, मेंटल वेलबीइंग के लिए प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, 8 लिम्स ऑफ योगा, वो करो। तो हर थिंकर की, फिलोसोफर की अपनी अपनी आइडियाज है। तो इसमें एरिस्टोटल ने जब अपनी थ्योरी दी तो उसने कहा था कि यूडाइमोनिया 2 चीजों से होता है, हो सकता है, या ये 2 चीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो
तो उसने दो चीजों की बात की। सो आप किसी जानवर को और खुद को कंपेयर करो, तो गधा और इंसान में क्या चीज है, क्या डिफरेंट है दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम डोंकी? गधे से हम अलग क्यों हैं? क्या हमें अलग बनाता है गधे से? तो दो चीजें जो एरिस्टोटल ने बात की कि गधे के पास इंटेलिजेंस नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है, दिमाग नहीं है, सोचने की एबिलिटी, कुछ करने से पहले ये सही है गलत है ये सोचने की एबिलिटी, इंटेलिजेंट एबिलिटी, साइंस के बारे में सोचना, ज्योग्राफी के बारे में सोचना, ये जो एबिलिटी, इंटेलिजेंट एबिलिटी, ये यूनिकली ह्यूमन क्वालिटी। तो पहला है आपका इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। दूसरा, गधे के पास जो चीज नहीं है जो आपके पास है, दैट इज नैतिकता, मोरालिटी, कैरेक्टर, चरित्र है आपके पास। तो ये दो चीजें हैं, चरित्र और इंटेलिजेंस, दैट इज रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर एंड कैरेक्टर। सो जिंदगी में आप यूनिकली ह्यूमन जब बने हो, आप इंसान हो, तो क्यों इंसान आपको माना जा रहा है? तो इंसान इसलिए हो क्योंकि आप में ये दो क्वालिटीज है जो जानवरों से एक्स्ट्रा है। तो इसलिए फिर इंसान पैदा हो गए हो और आपको एक अच्छी जिंदगी, सुखी जिंदगी, यूडाइमोनिया से जीना है, गुड लाइफ जीनी है, देन यू नीड टू वर्क ऑन टू थिंग्स, दैट इज मोरल और कैरेक्टर वर्च्यू, ओके, एंड अनदर इज इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। जिंदगी में ये दो आपको विकसित करने पड़ेंगे। अगर ये दो को आप डेवलप नहीं करोगे, देन यू आर लिविंग अ लाइफ शॉर्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। आप एक इंसान की जिंदगी नहीं जी रहे हो, यू आर लिविंग अ लाइफ दैट इज शॉर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप इंसान होके भी गधे की जिंदगी जी रहे हो। फिर अगर इंसान पैदा हो गए तो वो चीजें करो जो गधा नहीं कर पाता, जो यूनिकली ह्यूमन बीइंग ही कर सकते हैं। तो वो है कैरेक्टर डेवलप करना और इंटेलिजेंस। फिर इंटेलिजेंस में उसने दो इंटेलिजेंस की बात की थी, एक था सोफिया एंड दूसरा था फ्रोनेसिस। सोफिया मतलब थ्योरेटिकल विजडम, फ्रोनेसिस मींस प्रैक्टिकल विजडम, ओके। सो थ्योरेटिकल विजडम एंड प्रैक्टिकल विजडम, एनालिटिकल इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ओके, आईक्यू वर्सेस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो ये आईक्यू डेवलप करो, सोफिया, थ्योरेटिकल विजडम एंड प्रैक्टिकल विजडम। तो ये इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। अब हम इसमें नहीं जाएंगे, मुझे ये पार्ट डिस्कस करना है। सो यूडाइमोनिया के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एरिस्टोटल ने बताई थी वाज अ मोरल एंड कैरेक्टर वर्च्यू। तो आप मोरल वर्च्यू डेवलप करो, कैरेक्टर वर्च्यूज डेवलप करो। तो इसमें मोरल वर्च्यू कैसे डेवलप करने, कैरेक्टर वर्च्यू कैसे डेवलप करने, उसमें आता है कंसेप्ट ऑफ गोल्डन मीन, ओके। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू कैसे डेवलप करने, तो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू डेवलप करने तो आपको बहुत सारी रिपीटेटिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज की। यू नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग, रिपीटेटिवली प्रैक्टिस ऑन दैट थिंग, और ये रिपीटेटिव प्रैक्टिस करके ही आप कैरेक्टर वर्च्यू डेवलप कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू प्रैक्टिस से नहीं आते। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू में उसने स्टडी, कंटेम्पलेशन का एक कंसेप्ट दिया था, वो अभी मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मेरे दार्शनिक आईएएस ऐप पे जब मैं क्लास लॉन्च करूंगा, लाइव क्लासेस, जो प्लेटफॉर्म पे जो इथिक्स के और ऐसे के क्लासेस में क्लास लॉन्च करूंगा, उसमें आई विल डिस्कस इन डिटेल। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू डेवलप करने, सोफिया एंड प्रोनेसिस, देन यू विल नीड टू गो टू यूनिवर्सिटी एंड थ्रू लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेट करो, किसी भी चीज के बारे में बहुत सोचो, इन डेप्थ सोचो, और ये सोच के थ्रू कंटेम्पलेशन यू कैन एक्वायर इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज। लेकिन कैरेक्टर वर्च्यू जो है ना, अगर वो एक्वायर करने तो एक ही चीज से एक्वायर होते हैं, रिपीटेटिव प्रैक्टिस। इट्स लाइक हॉर्स राइडिंग उसने कहा था, और लाइक हॉर्स राइडिंग जो किताबें पढ़ के नहीं आ सकता, कैरेक्टर वर्च्यू भी किताबें पढ़ के नहीं आ सकते। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू जो है वो किताबें पढ़ के आ सकते हैं, बट कैरेक्टर वर्च्यू अगर डेवलप करने वो किताबों से नहीं आते। कैरेक्टर वर्च्यू अगर डेवलप करने तो रिपीटेटिव प्रैक्टिस, और इसी से आगे जनरेट होता है कंसेप्ट ऑफ गोल्डन मीन। तो कैरेक्टर वर्च्यू के बारे में आपको गोल्डन मीन डेवलप करना है, वाइल इंटेलेक्चुअल वर्च्यू के बारे में कोई गोल्डन मीन का कंसेप्ट नहीं है। इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन की बात करनी है, लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन का कंसेप्ट आता है। सो फिर ये मोरल और कैरेक्टर वर्च्यू में गोल्डन मीन की आइडिया क्या थी, व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट इन हिज गोल्डन मीन कंसेप्ट, गोल्डन मीन आइडिया। सो गोल्डन मीन इज वन मस्ट अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ वर्च्यूज, ओके। व्हाट इज सेइंग, गोल्डन मीन में वन मस्ट अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ वर्च्यू। तो गोल्डन मीन में एरिस्टोटल क्या बोल रहा है कि ये जो वर्च्यूज है शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन एक्सट्रीम। कोई भी वर्च्यू आप एक्सट्रीम में प्रैक्टिस मत करो। हर वर्च्यू, ओके, का एक गोल्डन मीन होता है और आपको उतने में ही अमाउंट में उसको प्रैक्टिस करना है। इसी को गौतम बुद्ध की अपनी थ्योरी में जो मिडल पाथ की आइडिया गौतम बुद्ध बात कर रहे थे, उसमें भी गौतम बुद्धा ने जो बोला था मिडल पाथ में, अति सर्वत्र वर्जते, एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड एंड एनीथिंग इज डेफिशिएंसी इज ऑल्सो बैड।
तो कोई भी चीज का एक्सेस एंड डेफिशिएंसी दोनों गलत होता है। तो इसलिए गौतम बुद्ध का जो कहना था, खाना भी उतना ही खाओ जितना शरीर को आपके जरूरी है। फ्री में बहुत अच्छा पंच पकवान मिल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि 2-3 दिन का खा लिया, इट विल ब्रिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू। और ऐसा ही नहीं कि पूरा भूखे रह के खुद की बॉडी को टॉर्चर करो। तो जो गौतम बुद्ध बोल रहे थे मिडल पाथ, सम्यक मार्ग से जिंदगी जियो, तो एरिस्टोटल का भी वही कहना था कि कैरेक्टर जो है आपका जब डेवलप होना चाहिए वो सम्यक होना चाहिए, गोल्डन मीन से होना चाहिए। तो इसका कहना था कि झूठ बोलना ही नहीं बोलना, और इसकी कोई वैल्यू नहीं, कि हमेशा सच बोलो और कभी भी झूठ मत बोलो। बट हर सिचुएशन के हिसाब से कब कितने अमाउंट में कितना झूठ सही होगा और कितना मैं बोल सकता हूं, ये जानना इज द गोल्डन मीन। सो एरिस्टोटल के हिसाब से गोल्डन मीन मीन्स वन मस्ट अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ वर्च्यू। ओके, कोई भी चीज एक्सेस में भी गलत होती है, डेफिशिएंसी में भी गलत होती है। तो करेज का भी कोई वैल्यू नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू की इतना ही करेज दिखाओ, क्योंकि समटाइम्स यू नीड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ करेज, वो भी सही है। समटाइम्स भाग जाना, ओके, बीइंग अ कॉवर्ड, ये भी सही बात है। तो जंगल में और शेर सामने आ गया तो इसमें कोई कैरेक्टर वर्च्यू का यूज नहीं। अगर आप शेर पे हमला करके और अटैक करने चले गए, शेर मार डालेगा आपको, ये पागलपन हुआ। तो जंगल में और शेर सामने आया, उस सिचुएशन में भागो, ये भी गोल्डन मीन के हिसाब से करेज की डेफिनेशन है, सही है। लेकिन इसी गोल्डन मीन कंसेप्ट के हिसाब से अगर जंगल में जा रहे हो, बच्चे के साथ हो, आपके शेर सामने आया तो बच्चे से तेज मत भागो, फिर अपनी जान गई तो भी चलेगा, अटैक द लायन बट सेव द बेबी। तो वहां पे बीइंग एक्सट्रीमली रैश, ओके, करेजियस इज ऑल्सो गोल्डन मीन। तो गोल्डन मीन की कोई डेफिनेशन नहीं है, करेज की कोई डेफिनेशन नहीं, उसका कहना था करेज क्या सही होगा वो हर सिचुएशन में, टाइम में, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। और ये जिसको समझ में आ रहा है कहां पे कितना करेज दिखाऊं, दैट इज ही हैज अंडरस्टूड द गोल्डन मीन। ओके, सो की एलिमेंट ऑफ बीइंग वर्चुअस इज फाइंडिंग मीन एंड राइट अमाउंट्स ऑफ इमोशन, डिस्पोजिशन एंड एक्शंस। ओके, सो की एलिमेंट ऑफ बीइंग वर्चुअस इज फाइंडिंग मीन एंड राइट अमाउंट्स ऑफ इमोशंस, डिस्पोजिशन एंड एक्शन। You need to develop right amount of emotions, disposition, action. तो आपकी इमोशंस भी मॉडरेट होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, ओके, मध्यम मार्ग से होनी चाहिए। योर एक्शंस, डिस्पोजिशंस, पर्सनैलिटी की हर ट्रेट, ओके, शुड बी मॉडरेट, गोल्डन मीन, सुवर्ण मध्य से होनी चाहिए। सो टू हैव राइट अमाउंट ऑफ एंगर और बी ऑनेस्ट एट राइट टाइम। तो इसका कहना क्या था कि गुस्सा कितना हो, इमोशन, ये भी मीन अमाउंट में होना चाहिए। यू शुड नो व्हेन टू गेट एंग्री एंड इट व्हाट अमाउंट टू गेट एंग्री, एंड व्हेन टू कीप क्वाइट, कितना भी गुस्सा आ जाए फिर भी शांत रहो। एंड सेम वे, ओके, बी ऑनेस्ट एट राइट टाइम, कब झूठ बोलो, कब झूठ ना बोलो, कब सच बोलो, कब सच ना बोलो। तो झूठ कब बोले और सच कब बोले, इसका भी, डिस्पोजिशन, एक्शंस का भी गोल्डन मीन होता है। तो फिर आपके दोस्त की मां का फोन आया, दोस्त की मां ने पूछा कि कहां पे दोस्त, उनका बेटा। अब दोस्त ने बोला आपका दोस्त किसी और के साथ है, एंड यू नो ही इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक पर्सन, ही और शी इज विथ, और उसके साथ ये रहेगा या वो रहेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। तो एज अ गुड फ्रेंड, भले आपकी फिर दोस्ती टूट जाए, उसकी मां को पूरे डिटेल के साथ बताओ वेयर ही और शी इज और कैसे वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन तो यहां पे झूठ बोलो या सच बोलो, वो डिपेंड होगा आपके कॉन्शियंस पे, आपकी रीजनिंग पे। लेकिन सेम आर्ग्यूमेंट कि आप कोर्ट में हो और दोस्त ने आपको बुलाया एज अ विटनेस और कुछ झूठ बोलने को बोला है, कोर्ट के सामने झूठ बोलना इज अ पनिशेबल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस। आपको जेल हो सकती है अगर कल उसका झूठ पकड़ा गया तो, क्योंकि आपने कोर्ट में आके कोर्ट को मिसलीड किया, इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया, तो आपको जेल भी हो सकती है। तो फिर कुछ भी हो जाए, कोर्ट में हमेशा सच ही बोलना है, बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट ऑल टाइम। बाकी सिचुएशन में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये जानना कि मेरे एक्शन कब, कहां पे, किस सिचुएशन में कितनी सही कितनी गलत होगी, यही इसी को बोला जाता है, दैट इज गोल्डन मीन ऑफ इमोशन, डिस्पोजिशन एंड एक्शंस। और इसलिए एरिस्टोटल का कहना था वन ऑफ द मोस्ट फेमस एस्पेक्ट ऑफ इथिक्स इज एरिस्टोटल्स डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, दैट वर्च्यू एग्जिस्ट एज अ मीन स्टेट बिटवीन विशियस एक्सट्रीम्स ऑफ एक्सेस एंड डिफिशियंसी। सो गोल्डन मीन दो एक्सट्रीम एंड के बीच में आता है, बिटवीन विशियस एक्सट्रीम्स ऑफ एक्सेस एंड डिफिशियंसी। तो वर्च्यूज में दो एंड्स होते हैं, बहुत एक्सेस का एंड होता है, एक डिफिशियंसी का एंड। और गोल्डन मीन
ओके, इसमें बीच में कहीं पे भी आएगा, वो डिपेंड है सिचुएशन पे, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है वो। तो करेज का एक्सेस क्या होगा? एक्सट्रीम रैशनेस। करेज का डेफिशिएंसी क्या होगा? बीइंग कॉवर्ड। लेकिन इसका मिडल पॉइंट इज नॉट गोल्डन मीन। गोल्डन मीन कभी किस सिचुएशन में एक्सट्रीमली करेजियस होना, रैश होना, वो भी सही है, कभी मॉडरेट होना, वो भी सही है, कभी एक्सट्रीमली डरपोक होके भाग जाना, वो भी सही है। और ये जानना कि एक्सेस और डिफिशियंसी में इस सिचुएशन में मैं किस अमाउंट में कोई भी इमोशन या एक्शन करूं, और ये आपको समझ में आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द गोल्डन मीन। सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस एस्पेक्ट ऑफ इथिक्स इज एरिस्टोटल्स डॉक्ट्रिन दैट वर्च्यू एग्जिस्ट। कोई भी चीज जो है, नैतिकता, मोरालिटी, कैरेक्टर, इमोशन, एक्शन, हर चीज जो है एग्जिस्ट एट द मीन स्टेट between vicious extremes of excess and deficiency. So for example, virtuous mean of courage stands between rashness and being coward, okay, which represent excess and deficiency respectively. So फिर courage का golden mean ये extremely rashness excess and extremely coward deficiency दोनों के बीच में कहीं पे होगा, और वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी होगा, और वो जानना, that is the development of golden mean. तो फिर ये गोल्डन मीन तो क्या है, कंसेप्ट तो मैंने बता दिया। फिर लॉजिकली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू डेवलप दिस गोल्डन मीन, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड व्हेन आई बिकम एक्सट्रीमली करेजियस और व्हेन आई शुड बी एक्सट्रीमली कॉवर्ड। कब, कहां पे, किस लेवल में कौन सी एक्शन करूं, कौन से इमोशन एक्सप्रेस करूं, कितनी मोरालिटी पे काम करूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। सो लॉजिकली, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन मीन, हाउ टू डेवलप इट, हाउ शुड आई डेवलप माई गोल्डन मीन। ओके, तो गोल्डन मीन कैसे डेवलप करना, तो उसके लिए भी एरिस्टोटल ने एक कंसेप्ट दिया था जिसको बोला जाता है कंसेप्ट ऑफ हैबिचुएशन। ओके, सो हैबिचुएशन एक कंसेप्ट उसने दिया था। हैबिट्स, और जिसको रिपीट कर करके जो बन जाता है हैबिचुएशन। तो आपको हैबिचुएशन कर करके लोगों में गोल्डन मीन डेवलप करना है। नाउ हाउ यू कैन डेवलप गोल्डन मीन हैबिचुएशन से? So Aristotle claimed that virtue can be learned only through constant practice. Implies that there are no set rules that we can learn. तो Aristotle क्या बोल रहा है कि ये जो गोल्डन मीन की चीज समझना, गोल्डन मीन को जानना, ओके, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू अगर जानने हैं तो उसका फॉर्मूला उसने दिया था लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन। तार्किकता डेवलप करो, तार्किकता, रीजनिंग डेवलप करो, और दुनिया में जो भी चीज आपके साथ हो रही है, देख रहे हो आप, उसको तार्किकता से एनालाइज करो, तर्क बुद्धि से उसके बारे में सोचो, कंटेम्पलेट करो कि सूरज यहां पे होता है तो बहुत गर्मी होती है, यहां पे होता है तो बारिश होती है, यहां पे होता है तो ठंड होती है, ये सारा हर साल रिपीट हो रहा है। फिर ये कैसे रिपीट हो रहा है, कितने दिन में रिपीट हो रहा है, ठंड होती है तो कितने महीने होती है, क्या होता है, सारा आप अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद फिर आपको जो चीज समझ में आएगी, दैट इज नॉलेज ऑफ मॉनसून। तो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू के लिए उसने फॉर्मूला दिया था, कंटेम्पलेशन, सोच सोच के बुद्धत्व को प्राप्त करके यू कैन अचीव इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। लेकिन कैरेक्टर वर्च्यू अगर डेवलप करने हैं, देन उसके लिए उसने जो कहा था हैबिचुएशन, ओके, प्रैक्टिस, रिपीटेटिव प्रैक्टिस। सो एरिस्टोटल क्लेम दैट वर्च्यू कैन बी लर्न ओनली थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस। इंप्लाइज दैट देयर आर नो सेट रूल्स वी कैन लर्न। कोई एक सेट रूल नहीं है जो सीखना है हमें, ये सिर्फ प्रैक्टिस से सीखते हैं गोल्डन मीन। और उसके लिए उसने एक एनालॉजी दी थी हैबिचुएशन के लिए, को एक्सप्लेन करने के लिए, कि कैरेक्टर वर्च्यू या गोल्डन मीन को समझना एंड कैरेक्टर वर्च्यूज को डेवलप करना इज एज गुड एज और सेम एज राइडिंग अ हॉर्स। ओके, तो घुड़सवारी सीखना, ओके, हॉर्स राइडिंग सीखना इज सेम एज डेवलपिंग कैरेक्टर वर्च्यू। हॉर्स राइडिंग आपको किताबें पढ़ के नहीं समझ में आएगा कि घोड़े इतने ब्रीड के घोड़े होते हैं, इतने उनकी हाइट होती है, घोड़े पे ऐसे बैठा जाता है, फिर घोड़े की रस्सी कैसे खींची जाती है, और घोड़ा किस स्पीड से कैसे भगाया जाता है। ये किताबें पढ़ के ये चीज नहीं होगी। कार ड्राइविंग करनी है तो मैनुअल पढ़ के नहीं समझ में आएगा कि ये एक्सीलेटर होता है, ये ब्रेक होता है, ये क्लच होता है, और कैसे लेफ्ट राइट गाड़ी को घुमाना है, कैसे टर्न करना है। तो गाड़ी चलाना या हॉर्स राइडिंग करना इज सेम एज डेवलपिंग द कैरेक्टर वर्च्यू। इसमें प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा प्रैक्टिस कर करके, रिपीटेटिव प्रैक्टिस कर करके आपको गोल्डन मीन डेवलप करना है। तो हमेशा सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, प्रैक्टिस कर करके एक दिन आपको जल्दी उठने की हैबिट्स जैसे डेवलप होती है, उसी हैबिचुएशन से हमेशा फिर सच बोलने का प्रयास करो। किस सिचुएशन में सच बोला था तो गलत हो गया एक्चुअली,
और झूठ बोला तो फायदा हुआ, ये सारी चीजें समझ के कब कितने अमाउंट में सच बोलना, कब कितने अमाउंट में झूठ बोलना, कब कितना करेज दिखाना। उस सिचुएशन में अननेसेसरली करेज दिखाया था, बहुत में कूटा गया, मारा गया, ओके। और यहां पे मैंने डरपोक को जैसे भाग गया और मेरा नुकसान हुआ, तो फिर कब कितना करेज दिखाओ, ये भी प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ओके, हैबिचुएशन करके। सो हॉर्स राइडिंग कर करके आपको एक दिन यू विल बी एक्सेलेंट हॉर्स राइडर। और ये प्रोसेस रुकती नहीं, फिर आप जितना हॉर्स राइडिंग करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, वो वर्च्यू और स्ट्रेंथन होगा। हॉर्स यू विल बी गुड एंड बेटर हॉर्स राइडर। और यही हॉर्स राइडिंग करके बाय डेवलपिंग दिस हॉर्स राइडिंग स्किल, वन डे यू विल बी एबल टू अचीव द गोल्डन मीन। अब ये जो हॉर्स राइडिंग की प्रोसेस है, ओके, फिर जब एक बार आपने अचीव किया, यू बिकम एक्सीलेंट हॉर्स राइडर, तो फिर आपका ऐसा कोई एक वैल्यू नहीं है कि आप अच्छे हॉर्स राइडर बन गए तो अच्छा हॉर्स राइडर इतनी स्पीड से हमेशा घोड़े को भगाता है। अब आपको समझ में आने लगेगा व्हेन यू आर एक्सीलेंट हॉर्स राइडर कि टेरेन कैसा है, ये फ्लैट टेरेन है, हिली टेरेन है, स्लोप है, हिली टेरेन है, पत्थर है, मिट्टी है, ग्रासलैंड है, जंगल है। तो फिर इन सब में जब घोड़ा भगाना है तो मैं कितनी स्पीड से भगाऊं, कब मैं घोड़े पे बैठ के चलूं या कब घोड़े पे उतर के चलूं, या कब घोड़े को कितने स्पीड से भगाऊं। तो सिचुएशन के हिसाब से घोड़े का स्पीड क्या होना चाहिए एंड हाउ शुड आई डू द गुड हॉर्स राइडिंग, ये समझ में आना, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। सो सेम लाइक बीइंग अ गुड हॉर्स राइडर, इट्स सेम लाइक बीइंग अ गुड और वर्चुअस पर्सन। It can't come through learning, it can only come through habituation, constant practice, okay? So and then obey, so आपको ये constant practice कर करके ही virtue ethics आएंगे, समझ में आएंगे, नैतिकता डेवलप होगी। Learn and obey ऐसा कोई रूल नहीं है जो करके you will develop virtues. So virtue consists of learning through experience. What is the mean path related to ourselves? तो आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि कितने सिचुएशन में कितना करेज सही होता है, कितने सिचुएशन में कितना करेज गलत होता है। अगर आपका रिलीजन में कोई फास्टिंग जैसी कोई प्रोसेस भी है तो कितना फास्टिंग में कब किस सिचुएशन में करूं, ओके, मेरी कैपेबिलिटी क्या है फास्टिंग करने की, आपको खुद को भी यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। क्योंकि गोल्डन मीन आपके लिए और आपके दोस्त के लिए अलग होगा। आपका दोस्त और आप दोनों एक ही टाइम से कार राइडिंग सीखे हो, एक ही टीचर से सीखे हो, उतना ही आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है जितना आपके दोस्त का है। बट इफ शी इज अ गर्ल, ओके, और अ बॉय, तो दोनों के लिए जो नॉर्मल स्पीड होगा विल बी डिफरेंट। बॉयज हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, गर्ल्स आर मोर हैव ओएस्ट्रोजन। तो इसलिए रैश ड्राइविंग लड़कियों में कम होती है, लड़के थोड़ा ज्यादा करते हैं। दे आर गुड एट मैनेजिंग दिस जैसे उनका अपब्रिंगिंग होता है। तो लड़कों के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा और लड़कियों के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा, वो दोनों का अपना अपना पर्सनैलिटी फैक्टर से डिसाइड होगा। सो गोल्डन मीन भी कि आपको ये मीन अमाउंट जाननी है रिलेटिव टू योर सेल्फ, रिलेटिव टू सिचुएशन, रिलेटिव टू टाइम, रिलेटिव टू कॉन्टेक्स्ट, ओके। और फिर डिसीजन लेना है बिटवीन द वाइसेस वी मे लायबल टू स्टम्बल इनटू। सो आपके सामने कोई गलत, अनैतिक चीज, इमोरल चीज, कोई वाइसेस की जैसे कोई चीज हो रही है, और इसमें फिर मेरी स्ट्रेंथ क्या, मेरी कैपेबिलिटी क्या, सिचुएशन क्या, और उसके हिसाब से मैं इस सिचुएशन में क्या एंगर, कितना गुस्सा एक्सप्रेस करूं, क्या करूं, ये जानना इज अ गोल्डन मीन। तो आप कहीं अकेले हो, 4-5 लड़के आके आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं, तो कैन आई एबल टू फाइट देम अलोन? तो फिर इस केस में उनके साथ झगड़े करना या नहीं करना, और वे टू रिट्रीट और नॉट, वो हर आदमी का रिलेटिव अमाउंट है। If you are not a fighter person, तो retreat it। लेकिन आपने कराटे में ब्लैक बेल्ट किया है, यू आर वेरी रेगुलर जिम गोइंग पर्सन, वेरी गुड टफ पर्सनैलिटी, आपको लगता है इनको मैं ऐसे ही निपटा दूंगा चारों को भी, देन डू दैट। तो ये आपके रिलेटिव होगा कि कब कितना गुस्सा दिखाना, कब फाइट भी करना, कब कितना करेज दिखाना। और इसी को जो गोल्डन मीन है, और वो एक ही चीज से आता है, रिपीटेटिव प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस थ्रू हैबिचुएशन। एंड दैट्स ऑल अबाउट द गोल्डन मीन कंसेप्ट ऑफ एरिस्टोटल, ओके। और इसी को एरिस्टोटल ने एक बहुत क्लासिक लाइन में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, व्हाट इज गोल्डन मीन। सो फॉर एरिस्टोटल, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज इजी। हर किसी को गुस्सा आ सकता है, दैट इज इजी। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पज एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट इजी। सो कब किस आदमियों के विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, बट टू बी एंग्री विथ राइट पर्सन, सही आदमी पे गुस्सा होना।
अब कोई घर में बच्चा है, उसने कुछ कोई चीज तोड़ फोड़ दी, आप उस पर गुस्सा नहीं हो सकते, ओके, वो बच्चा है, उससे गलतियां होंगी. सो टू बी एंग्री विथ राइट पर्सन टू द राइट डिग्री, फिर कितने डिग्री में गुस्सा होना है, एंड एट द राइट टाइम एंड फॉर द राइट पर्पज, और ये करना इज नॉट इजी. सो गुस्सा तो सबको आएगा और गुस्सा हर कोई करेगा, दैट इज इजी. बट टू गेट एंग्री विद द राइट पर्सन इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम, ओके, इन राइट सिचुएशंस, ये दैट इज नॉट इजी. और ये जिसको करना आ गया, ये चीज जिसको समझ में आएगी कि व्हेन आई कैन बिकम एंग्री, इन व्हाट अमाउंट, विथ विच पर्सन, इन व्हाट डिग्री, इन व्हाट सिचुएशन, ये जिसको समझ में आ गया, he means he has developed the golden mean. He understood the golden mean and automatically he can act on that golden mean. और यही डेवलप करना which is difficult, जो आएगा repetitive practice से. So that's all about golden mean concept of Aristotle. मैं और एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा अरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन ऑफ मोरालिटी पे, पीपल्स मोरालिटी, तो वो भी चेक करना. एंड डू सब्सक्राइब टू माय दार्शनिक आईएएस यूट्यूब चैनल. Okay, do like my channel and share with your friends if you like my videos on your UPSC groups. That will help me grow. Okay, and also join my UPSC Ethics 4 Telegram channel where I will share those PDFs. You can download these PDFs from there, and you can also download my app Darshanik IAS by Kadam Sir from Google Play App Store, where I will be launching very comprehensive course of ethics and essay, and that will be one-stop solution for all your ethics and essay preparation needs. Okay. मेरे क्लास के अलावा यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग एल्स, और मेरे नोट्स के अलावा यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज लेक्चर्स. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग.